नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज लोकतंत्र के बारे में। कक्षा 10 के अंदर पॉलिटिकल का जो चैप्टर है राजनीति विज्ञान का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो इसका बिंदु है जिसकी हम जानकारी लेंगे, लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार, इनके बारे में अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के बारे में। अब देखो, लोकतंत्र का अर्थ पहले जानना जरूरी कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जिसमें अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई कि लोकतंत्र इट मींस से बताया गया कि जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा निर्वाचित। मतलब ये शासन किसका है? जनता का है, जनता के द्वारा निर्वाचित है और जनता द्वारा जनता के लिए निर्वाचित और जनता द्वारा ही इसको बनाया जाता है। मतलब ये किसके लिए कार्य करेगा? जनता के लिए कार्य करेगा। किसके बारे में बताया गया? लोकतंत्र के बारे में बताया गया। अब देखो, जो अंग्रेजी का जो शब्द है डेमोक्रेसी, अंग्रेजी का कौन सा शब्द बताया गया है? डेमोक्रेसी। अंग्रेजी का जो शब्द है डेमोक्रेसी, अंग्रेजी का डेमोक्रेसी शब्द, जिसे क्या बताया गया है? इसका जो हिंदी अनुवाद है इसे बताया गया लोकतंत्र। इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र। मतलब इसका हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र। मतलब डेमोक्रेसी जो अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अब देखो, जनतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ बताया गया है कि जो लोकतंत्र है उसको जनतंत्र भी कह सकते हैं अथवा प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। यानी लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र, इसको क्या क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र कह सकते हैं, जनतंत्र कह सकते हैं और प्रजातंत्र कह सकते हैं। ये इत्यादि नामों से इसको क्या किया गया? संबोधित किया गया। अब देखो, अंग्रेजी का जो शब्द डेमोक्रेसी, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, पहला है ग्रीक भाषा। अब देखो, ग्रीक भाषा के अंदर क्या बताया गया है? डेमोस। और इसको तोड़ के बनाया गया है दूसरा क्रेटिया। एक होता है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया दो शब्दों से इसको बताया गया है। दो शब्दों का ये क्या संयोग है? दो शब्दों का क्या बताया गया है? ये संयोग है। दोनों शब्दों का संयोग इस तरीके से बताया गया। डेमोस का अर्थ होता है भीड़। डेमोस का अर्थ क्या बताया गया? भीड़। किंतु इसका आधुनिक काल में हम जनता से ले सकते हैं। डेमोस का अर्थ क्या बताया गया? भीड़। और आधुनिक समय में इस भीड़ को हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक समय में ये भीड़ क्या होगी? जनता। भीड़ क्या होगी? जनता। मतलब इस भीड़ को क्या दिया गया है? जनता नाम दिया गया। मतलब जनता की भीड़, इसके लिए जनता की भीड़ से संबंधित है। मतलब डेमोस का अर्थ क्या बताया गया? डेमोस ये भीड़, भीड़ मतलब जनता। कौन सी भीड़ है? जनता की भीड़ है। ठीक है। अब क्रेटिया का अर्थ क्या बताया गया? शक्ति। क्रेटिया और क्रेटिया का अर्थ क्या बताया गया? शक्ति से लिया गया। किससे लिया गया? शक्ति। अब ये किसकी शक्ति हो गई? जनता की शक्ति। कौन किसकी हो गई? जनता की शक्ति। जनता की शक्ति से इसको जोड़ दिया गया। डेमोस भीड़, मतलब डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता की शक्ति। अब इसको हम सीधे रूप में कह सकते हैं, डेमोस और क्रेटिया को दोनों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? जनता की शक्ति। किससे हो गई? जनता की शक्ति से लिया गया। मतलब ये क्या हो गई? जनता की शक्ति। लोकतंत्र का सीधा सीधा अर्थ हो गया कि जनता की शक्ति। क्या है ये? जनता की शक्ति है। कौन? लोकतंत्र, जो क्या किसके लिए बताया गया? जनता की शक्ति के लिए बताया गया। अब जो जनता की जो शक्ति है, जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, हम इसको किस रूप में कह सकते हैं? कि जनता की शक्ति पर आधारित
शासन तंत्र, मतलब जनता की शक्ति पे आधारित शासन तंत्र को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लोकतंत्र कहते हैं। जो जनता की शक्ति पे आधारित हो वह शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। इस तरीके से लोकतंत्र अस्तित्व के अंदर आया। अब जो लोकतंत्र है इससे तीन अंतःक्रियाओं के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। इसकी तीन क्रियाएं इसके माध्यम से हम समझते हैं। इसमें निर्णय लेने की एक विधि भी बताई गई है, यानी तीन इससे संबंधित अर्थ निहित है लोकतंत्र के अंदर। इस तरीके से यह बताया गया है। ठीक है, अब तीन इसके निहित अर्थ कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, नंबर 1, जो जनता की जो शक्ति है, तीन अंतर संबंधित अर्थ इसके अंदर निहित है, यानी इसके अंदर समाहित है। तीन अर्थ ऐसे इसके अंदर समाहित है, इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर, जिसमें पहला बताया कि ये निर्णय लेने की एक विधि है। यह है निर्णय लेने की एक विधि मतलब होता है तरीका, कानूनी रूप से। क्या होता है? कानूनी रूप से, यानी एक तरीका होता है। विधि का मतलब क्या होता है? तरीका होता है। तो ये एक निर्णय लेने की क्या बताई गई? एक विधि बताई गई है। किसको बताया गया? लोकतंत्र को बताया गया। ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। यह है निर्णय लेने के सिद्धांतों का किसे बताया गया? लोकतंत्र को। ये निर्णय लेने की एक विधि है। ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह के रूप में भी किसको बताया गया? लोकतंत्र को बताया गया। ये आदर्शात्मक लोकतंत्र यानी आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। मतलब इसको तीसरा कौन सा रूप दिया गया? ये है आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा। इस रूप में देखा गया है। आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। इसको लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। तो ये जो इसके जो बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं? इसके अंदर अर्थ निहित है, मतलब इसके अंदर ये अर्थ समाहित है कि इसके किस लोकतंत्र को किस रूप में पहचान सकते हैं कि इसकी पहचान ये निर्णय लेने की एक विधि है। ठीक है, ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है और यह आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा के रूप में भी इसको बताया गया है। किसको बताया गया? लोकतंत्र को बताया गया। तो इस तरीके से इसके अंदर तीन अर्थ निहित बताए गए। अब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के विभिन्न रूप है, उसका हम अध्ययन करते हैं कि लोकतंत्र के कौन कौन से विभिन्न रूप है। आधुनिक काल में लोकतंत्र के जो प्रमुख रूप है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में। लोकतंत्र के विभिन्न रूप। लोकतंत्र के विभिन्न रूप। अब देखते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लोकतंत्र के विभिन्न रूप जो बताए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर, उसका हम अध्ययन करते हैं कि इसके लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। अब देखो, आधुनिक काल के अंदर लोकतंत्र के जो प्रमुख जो रूप है, उन प्रमुख रूपों में जो रूप बताए गए वो बताए गए, जिसमें है पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। कौन सा बताया गया? राजनीतिक लोकतंत्र। अब एक एक का अध्ययन करते हुए भी चलते हैं, ठीक है ना, इसका जिससे अपना क्या है ये क्लियर भी होता है। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, यानी इसके चार पार्ट बताए गए। कितने भागों में ये लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप वो कितने? चार। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र के रूप में। तो हम सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में समझें कि राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में यानी पहले के समय के अंदर, यानी राजनीतिक लोकतंत्र को पहले के समय में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। राजनीतिक लोकतंत्र को क्या कहते थे? अतीत में क्या कहते थे?
व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी लोकतंत्र। राजनीतिक तो लोकतंत्र को अतीत के अंदर व्यक्तिवादी लोकतंत्र के नाम से इसको जाना जाता था, और इसको जो है व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। लेकिन आधुनिक युग के अंदर वर्तमान समय में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अतीत के अंदर ये कहा जाता था, लेकिन आधुनिक काल में उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। आधुनिक समय में इसको क्या कहते हैं? उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। मतलब पहले इसको क्या कहते थे? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इसका अध्ययन किया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? उदारवादी लोकतंत्र के नाम से ये जाना जाएगा। कौन सा जाना जाएगा? राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है। अब आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई। मतलब आधुनिक युग में इसकी जो उत्पत्ति है उदारवादी लोकतंत्र की, उदारवादी लोकतंत्र, और इसकी क्या है? उत्पत्ति कहां से बताई गई है? आधुनिक लोकतंत्र में इसकी जो उत्पत्ति बताई गई है वो बताई गई पश्चिमी राष्ट्रों से, पश्चिमी देशों से इसकी क्या बताई गई? उत्पत्ति। अब पश्चिमी देशों से इसकी उत्पत्ति बताई गई है, इस वजह से इस लोकतंत्र को यानी उदारवादी लोकतंत्र को इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से क्या कहते हैं? इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पश्चिमी लोकतंत्र भी उदारवादी लोकतंत्र उत्पत्ति पश्चिमी देशों से, और इसको पश्चिमी देशों की उत्पत्ति के कारण इसको क्या कह रहे हैं? पश्चिमी लोकतंत्र के नाम से भी ये जाना जाता है। पश्चिमी लोकतंत्र भी इसको कहते हैं। लेकिन अलग अलग दार्शनिक इसको अलग अलग रूपों में भी व्यक्त करते हैं कि मार्क्सवादी जो विचारधारा के व्यक्ति है वो पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? इस लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र। मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति इस लोकतंत्र को यानी कौन से लोकतंत्र को? राजनीतिक लोकतंत्र को किस दृष्टि से देखते हैं? इसको पूंजीवादी लोकतंत्र की दृष्टि से देखते हैं। अब देखो ये अलग अलग व्यक्ति के द्वारा इसकी अलग अलग इसकी धारणा हो गई। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसमें कि उदारवादी जो विचारक है, उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। उदारवादी जो राजनीतिक विचारक है, उन राजनीतिक विचारकों ने लोकतंत्र के दो रूपों का अध्ययन किया, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो कौन से इसके दो रूप है? उदारवादी राजनीतिज्ञों ने राजनीतिक लोकतंत्र को यानी उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक जो लोकतंत्र के दो रूप बताए। उदारवादी विचारकों ने उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप बताए गए। कौन से बताए गए? दो रूप बताए गए, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं कि वो दो रूप कौन से बताए इनके द्वारा।
कि उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप बताए, जिसमें पहला जो इसका रूप है वो बताया गया है कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, राज्य के एक प्रकार रूप में क्या बताया गया है, लोकतंत्र बताया है। मतलब राज्य के एक प्रकार के रूप में क्या बताया गया है, लोकतंत्र बताया गया है। किन्होंने बताया गया, ये उदारवादी विचारकों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं कि उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र को किस रूप में, कौन से इसके रूपों के अंदर इसको विभाजित किया गया, इसमें इसका पहला रूप है। और अब इसका जो दूसरा रूप है, इसके दूसरे रूप के बारे में जानते हैं कि शासन के प्रकार के रूप में। ये तो एक राज्य के यानी संपूर्ण राज्य के अंदर जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया। अब शासन है तो शासन में कैसी व्यवस्था है, निरंकुशवादी है या लोकतंत्रात्मक है या जनतंत्रात्मक है, तो कैसी व्यवस्था है, तो शासन के प्रकार के रूप में। दो रूपों में इसका अध्ययन किया गया है, दो रूप बताएं, शासन के प्रकार। राज्य के प्रकार के रूप में, राज्य के एक प्रकार के रूप में, और शासन के प्रकार के रूप में क्या बताया गया, लोकतंत्र को बताया गया। राजनीतिक लोकतंत्र को किस रूप में बताया गया, शासन के प्रकार के रूप में। अब है कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ, यानी राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ क्या बताया गया कि लोकतांत्रिक राज्य, मतलब किससे लिया गया, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ किसका अर्थ बताया गया, लोकतंत्र का, कि लोकतांत्रिक राज्य से, किससे है, लोकतांत्रिक, इसका संबंध किससे बताया गया, लोकतांत्रिक राज्य से संबंध बताया गया। मतलब राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के अंदर कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक, मतलब सरकार चुनी हुई है या विशेषाधिकार प्राप्त सरकार है, मतलब अधिनायकवाद है, कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था है या लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार मीन्स जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है, या फिर मनोनीत सरकार मतलब राजा की सरकार है, जिसे हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो कैसी सरकार है, यानी राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ ये बताया गया है कि राज्य के प्रकार में कि लोकतांत्रिक राज्य से लिया गया। इसका अर्थ किससे लिया गया, लोकतांत्रिक राज्य से। और लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार क्या बताया गया कि प्रभु सत्ता का निवास कहाँ होता है, जनता में। लोकतांत्रिक राज्य से इसका अर्थ क्या बताया गया कि प्रभु सत्ता कहाँ निवास करती है, प्रभु सत्ता जनता में। लोकतांत्रिक राज्य से तात्पर्य बताया गया कि प्रभु सत्ता कहाँ है, जनता में है, यानी जनता के अंदर निवास करती है। प्रभु सत्ता का निवास कहाँ बताया गया, जनता के अंदर। यानी लोकतांत्रिक राज्य से अभिप्राय ये चीज बताई गई है कि प्रभु सत्ता जनता के अंदर निवास करती है, यानी जनता के अंदर समाहित है। ठीक है। अब इसी के साथ में शासन के प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र बताया गया है उसमें ये चीज बताई गई, लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ। अब लोकतंत्र का अर्थ इसमें किस तरीके से बताया गया उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इसमें ये चीज बताई गई है, लोकतंत्र के अर्थ के रूप में ये चीज बताई गई है। क्या बताई गई है कि जो शासन के प्रकार के रूप में कि लोकतांत्रिक शासन से, इसका अभिप्राय किससे बताया गया, जैसे लोकतांत्रिक राज्य से है तो वैसे ही लोकतांत्रिक शासन कैसा है, लोकतांत्रिक है। मतलब लोकतंत्र से यानी शासन के प्रकार के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का अर्थ ये बताया गया राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर कि लोक शासन कैसा है, लोकतांत्रिक शासन है, मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है। तो वो किसके लिए कार्य करेगी, जनहितकारी कार्य करेगी, लोक कल्याणकारी कार्य इसके अंदर किए जाएंगे। इसमें
क्या नहीं किए जाएंगे, मनमाने तरीके से कार्य नहीं करके किस तरीके से किए जाएंगे, लोकतांत्रिक कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से शासन के प्रकार के रूप में और राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र बताया गया। अब वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा जो बताई गई है, वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की जो अवधारणा बताई गई है इसके बारे में ये बताया गया कि सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। मतलब इसके सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित और व्यवहारिक रूप बताया गया। किसका, राजनीतिक लोकतंत्र का। दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर, दोनों अवधारणाएं किस पे आधारित है, शासन के प्रकार के रूप में और राज्य के प्रकार के रूप में क्या बताया गया लोकतंत्र को, दोनों ही अवधारणाएं कानूनी रूप से यानी कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। मतलब कानूनी प्रभुसत्ता पे किसका वर्चस्व बताया गया, राजनीतिक प्रभुसत्ता का वर्चस्व बताया गया। और राजनीतिक प्रभुसत्ता मतलब राजनीतिक प्रभुसत्ता कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रभुसत्ता राजनीतिक अब देखो जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है वो राजनीतिक प्रभुसत्ता क्या करेगी, कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रभुसत्ता से कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण, राजनीतिक प्रभुसत्ता से कानूनी प्रभुसत्ता पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। तभी इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र है या शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की स्थापना की गई। अब पढ़ेंगे हम जो है राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद है। लोकतांत्रिक शासन के कितने उपभेद बताए गए हैं, दो उपभेद बताए गए हैं। लोकतांत्रिक शासन के लोकतांत्रिक अब देखो लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद कौन कौन से बताएं इसके बारे में हम समझते हैं कि कौन कौन से उपभेद है। अब देखो प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र कह सकते हैं। पहला तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पहला क्या बताया गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा बताया गया अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधियात्मक प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रति लोकतंत्र, ये किसके भेद बताए गए हैं, लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद बताए गए। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अब दोनों का एक चीज समझते हैं इनको कि किस तरीके से ये है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कि हम डायरेक्ट अपने जो भी प्रतिनिधि है उसका हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, हमारे द्वारा उसको चुन के भेज रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा एमएलए विधायकों का हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और जो नगर निगम के जो पार्षद होते हैं उनका चुनाव हमारे द्वारा किया जाता है और पंच सरपंच का चुनाव हमारे द्वारा किया जाता है। तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। उन शासनाधिकारियों का हम जो चुनाव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इनका जो चुनाव कर रहे हैं वो हमारे द्वारा हो रहा है। विधायक वगैरह हो, सांसद वगैरह, इनका हम खुद चुनाव कर रहे हैं। पंच सरपंच हो गए या वार्ड के जो सदस्य हैं उनका हम चुनाव कर रहे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर हमारे प्रतिनिधि मिलकर उनका चुनाव करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव,
ये अप्रत्यक्ष श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये अप्रत्यक्ष श्रेणी में इस वजह से आता है क्योंकि हमारे द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि है एमएलए और एमपीज, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड जो इसके विधायक वगैरह, जो सांसद वगैरह हैं, इनका चुनाव हमारे द्वारा किया गया है और ये हमारे प्रतिनिधि हो गए। तो हमारे प्रतिनिधि मिलके किसका चुनाव कर रहे हैं? ये राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि मिलके कर रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो इस तरीके से राज्यपाल का चुनाव इनके द्वारा किया जा रहा है, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव किनके द्वारा किया जा रहा है? भाई हमने चुन के भेज दिया, सभी को चुन के भेज दिया। अब उसमें से प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, वो तय कौन करते हैं? हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो इसे प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं? प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के रूप में भी ये क्या है, इसकी पहचान हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके दो उपभेद देखे थे। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो रूप बताए गए। आधुनिक युग में भी प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप। अब आधुनिक युग में भी प्रतिनिधि लोकतंत्र के जो मुख्यतः दो रूप है वो कौन कौन से प्रचलित है? संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। नंबर 1 है संसदीय और नंबर 2 है अध्यक्षात्मक। दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित है। अब जो ये लोकतांत्रिक राज्य, मतलब इसको संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र बताया गया। तो लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन, मतलब लोकतांत्रिक राज्य अथवा लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत क्या बताई गई है? मान्यताएं बताई गई है। वो मान्यताएं कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखो, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। राजनीतिक लोकतंत्र क्या करता है? ये आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप कौन से हो गए? एक संसदीय लोकतंत्रात्मक हो गया और ये अध्यक्षात्मक लोक। हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास में व्यक्ति केंद्रित क्या होती है? शक्तियां होती है। इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है और राज्य ने भी उसके 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से और शक्तियों का क्या कर दिया है? विभाजन कर दिया है। तो इस तरीके से शक्तियों का आगे से आगे क्या किया है? विभाजन करके इसे संसदीय शासन व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन से ली है उसको हमारे भारत के अंदर भी इसको क्या किया गया? अंगीकृत किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे प्रचलित है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में। जो हम पढ़ रहे थे उसमें और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम विचार करते हैं। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र जो क्या बताया गया? उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। राजनीतिक लोकतंत्र क्या करता है? राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास। राजनीतिक लोकतंत्र का जो विश्वास है वो उदारवादी संविधानवाद के अंदर विश्वास करता है, यानी संविधान के अंदर विश्वास करता है। कौन सा होना चाहिए? उदारवादी संविधान होना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर ये बताया गया है कि ये प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र क्या मानता है? यह है प्रभु सत्ता का विश्वास
देखो राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर ये बताएगी कि राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है और ये प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र जो प्रभु सत्ता है यानी जो सत्ता है वो किसके अंदर है? जनता के अंदर, क्योंकि जनता प्रत्येक 5 साल बाद में सरकार को चेंज कर सकती है अगर उसके अनुसार कार्य नहीं किया गया है। जनता के हितकारी कार्य नहीं किए गए, लोक कल्याणकारी कार्य नहीं किए गए, तो प्रभु सत्ता क्या कर सकती है? क्योंकि सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। जनता जब चाहे जिस भी व्यक्ति को क्या कर सकती है? उसके पद से अपदस्थ कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनको चुनने का जो अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है? जनता को दिया गया है। अब राजनीतिक लोकतंत्र में एक और चीज बताइए कि जनता शासन को नियुक्त करती है। जनता क्या करती है? शासन को। जनता सरकार, शासन मतलब सरकार, नियुक्त क्या बताया गया कि जनता सरकार को नियुक्त करने का कार्य करती है, यानी जनता के द्वारा ही सरकार क्या होती है? नियुक्त, और इस पे नियंत्रण कर सकते हैं, करती है और उसे हटा सकती है। नियुक्त करती है, नियंत्रण वह हटा सकती है। तो मतलब इसमें स्पष्ट हो गया है कि जनता सरकार को नियुक्त कर रही है, उसको नियंत्रित कर रही है और उसको हटा सकती है। तो मतलब अंतिम जो सत्ता वो किसके पास में होती है? अंतिम प्रभु सत्ता किसके हाथ में होती है? वो जनता के हाथ में होती है। जनता जब चाहे तब उस शासन की रूपरेखा बदल सकती है। ये जनता के हाथ की बात है। तभी इसे क्या माना गया? लोकतंत्र माना गया। लोकतंत्र जनता की शक्ति, जनता का शासन, जनता द्वारा निर्वाचित, और इस पे कौन कर रही है शासन? शासन जनता ही कर रही है। जनता में से ही निर्वाचित होके जा रहे हैं प्रतिनिधि, जनता ही विश्वास कर रही है इन प्रतिनिधियों के अंदर, तब वो जाके निर्वाचित होके जाते हैं। और राजनीतिक लोकतंत्र जो है स्वयं में साध्य नहीं होता है। राजनीतिक लोकतंत्र को क्या नहीं बताया गया? राजनीतिक लोकतंत्र क्या नहीं है? स्वयं साध्य, स्वयं साध्य नहीं है। ठीक है, यानी राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं साध्य नहीं है। लोकतांत्रिक साध्यों मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है? लोकतांत्रिक साध्यों व मूल्यों का साधन है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं साध्य नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक साध्यों से मूल्यों का अर्जन करता है और इसी से उसको साधनों की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आपका राजनीतिक लोकतंत्र समाप्त होता है। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर सामाजिक लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।